हेलो ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप जम्मू एंड कश्मीर पे। आज हम लोग बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से रिलेटेड 12 मिथ्स के बारे में। 12 अलग अलग भ्रांतियां जो लोगों के मन में रहती हैं जब वो इस प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं, उसके बारे में आज हम लोग विचार विमर्श करेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम लोग इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रिपरेशन की बात करते हैं जिसकी जर्नी इन जनरल काफी लंबी है, तो वहां पे बहुत सारे उतार चढ़ाव हम लोगों को इस एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। इस एग्जाम की जो जर्नी है वो सबसे मुश्किल है, रेदर देन इस एग्जाम से रिलेटेड जो हम लोगों ने पुस्तकें पढ़नी है, हमने बुक्स पढ़नी है, हमने टेस्ट देने हैं, अगर हम लोग उससे इसको कंपेयर करें। बहुत बार जब हम लोग स्टेट स्पेसिफिक सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो वहां पे अनसर्टेनिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहां पे बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते रहते हैं, उम्मीद करते रहते हैं कि इस साल उनका एग्जाम होगा, इस माह में, इस मंथ में उनका एग्जाम होगा, लेकिन वो एग्जाम जो है वो डिले होता रहता है। एक अच्छी चीज पिछले कुछ समय में देखने को मिली है कि जब हम लोग बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, तो पिछले कुछ समय से ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस एग्जाम में थोड़ी कंसिस्टेंसी आ गई है। तो यही कारण है आप लोग इसकी प्रिपरेशन के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जब भी आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन की बात करोगे तो बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे, बहुत सारी भ्रांतियां आपको होगी जहां पे आपको लग रहा होगा कि शायद ये चीज सही है, बट रियलिटी में उसका एक काउंटर आर्गुमेंट भी रहेगा, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो के जरिए जानने का प्रयत्न करेंगे। जैसे सबसे पहली भ्रांति, सबसे पहला जो मिथ है वो ये है, जेकेएएस इज इजियर देन यूपीएससी। देखिए, जब हम लोग इस एग्जाम के सिलेबस की बात करते हैं, होपफुली आप सब लोगों को इस एग्जाम के का जो सिलेबस है उसके बारे में पता होगा। नहीं तो हमारे द्वारा इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मल्टीपल वीडियोस और भी शुरू किए गए हैं, जहां पे हम लोग बिल्कुल बेसिक से जब हम लोग बात करेंगे जेकेएस की, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, उनसे रिलेटेड छोटी छोटी डिस्कशन जो है वो हम लोग करेंगे। चाहे हम लोग कट ऑफ की बात करें, सिलेबस की बात करें, बुक लिस्ट की बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो चीजें भी देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे पहला चीज हर एक के जहन में आता है कि जो जेकेएएस है वो यूपीएससी से आसान है। देखिए, अगर मैं सिलेबस की बात करूंगा तो काफी हद तक प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो यूपीएससी जैसा ही है। जब हम लोग नेचर ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, अगर मैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर नेचर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूंगा तो वो नेचर ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी से थोड़ा सा हटके है। ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन जो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं मेंस एग्जामिनेशन की बात करूंगा तो मेंस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो काफी अच्छा है। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि कंप्लीटली यूपीएससी ओरिएंटेड है जिस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चंस हैं स्पेसिफिकली मेंस एग्जामिनेशन के अंदर, उनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफी ज्यादा अच्छा है। तो मतलब अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि यूपीएससी का एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है और जेकेएस उसके मुकाबले जो है वो आप कम एफर्ट भी करोगे तब भी आप इसको क्लियर कर पाओगे, तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। आप लोगों को इस एग्जाम को भी उसी तरह से फोकस करना है जिस तरह से आप लोग यूपीएससी के लिए कर रहे हो। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट उन एस्पिरेंट्स के लिए जरूर रहता है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए जेकेएस में अच्छा परफॉर्म होने की जो संभावना है वो थोड़ी सी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। बट एट द सेम टाइम आप लोगों ने, क्योंकि देखिए जब हम लोग बात करते हैं कोई भी किस एग्जाम को क्लियर करेगा या कौन सा एग्जाम मुश्किल है या आसान है, उसमें मल्टीपल पहलू रहते हैं। कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, कितने लोग उसमें कॉम्पीट कर रहे हैं, उस एग्जाम की कंसिस्टेंसी किस तरह से है, उस एग्जाम में क्या बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज हम लोगों को देखने को तो नहीं मिल रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर जब 2022 का पेपर रहा था तो वहां पे काफी अलग तरह से सवाल जो है वो हम लोगों को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिले थे, जिसने कट ऑफ के ऊपर जो है वो भी काफी प्रभाव डाला था। तो मतलब जब आप इस एग्जाम की बात करेंगे तो पहली बात ये, क्योंकि ग्रुप ए सर्विस है, तो आप लोग समझ लीजिए कि इसका जो नेचर है, इसका जो लेवल है वो काफी मुश्किल होने वाला है। तो आप लोग इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे और इसके ऊपर आप लोगों को डेडिकेटेड एफर्ट करना पड़ेगा। आप ये सोच के कि मैं यूपीएससी नहीं करूंगा और मैं इसमें कम मेहनत करूंगा तब भी मेरा क्लियर हो जाएगा, इस तरह की चीजों को जो है वो आप लोगों ने साइड कर देना है, क्योंकि आपका जो कंपटीशन रहेगा वो मैक्सिमम लोगों के साथ रहेगा जिनका ओरिएंटेशन जो है वो यूपीएससी वाला है, क्लियर, या जो जेकेएस के लिए जो वो काफी समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरी, अगर हम लोग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, दैट आई नीड टू स्टडी 14 आवर्स अ डे। जब भी आप इस तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो सब लोग आपको ये कहते हैं जी आपको 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा। बहुत बार लोग जो सेलेक्ट हो जाते हैं वो भी ऐसी चीजें बताते हैं। लेकिन एक चीज आपने ध्यान रखना है कि जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन है इसको हम लोग क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम लोग इसको किसी नंबर में नहीं बांध सकते हैं। हम लोगों को इस एग्जाम को जब अप्रोच करना है तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे डेली टारगेट्स।
डेली टारगेट्स जो हैं वो हमारे कहीं ना कहीं जो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है, लॉन्ग टर्म टारगेट का मतलब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मेरे को 1 साल में सिलेबस खत्म करना है, मेरे को 2 साल में सिलेबस खत्म करना है, मेरे को 3 साल में सिलेबस करना है, तो वो जो है वो मेरा एक लॉन्ग टर्म टारगेट होगा। उसके बेसिस के ऊपर जो हमारे छोटे छोटे टारगेट्स बनेंगे, जैसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक टारगेट बना, या अगर मान लीजिए मैंने कोई सब्जेक्ट रीड कर लिया तो अब उसको मैं रिवाइज करूंगा, या उससे रिलेटेड जो है मैं मॉक्स दूंगा, या मैं पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा, ताकि मेरे को आइडिया लगना शुरू हो जाए कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो एग्जाम स्पेसिफिक कितना रेलेवेंट है। तो मेरी सजेशन भी आप लोगों को यही रहेगी कि आप अपनी प्रिपरेशन को आवर्स में, घंटों में मत विभाजित करिए। आप लोग बस एक प्लान करिए कि आज मैंने इतना करना है, ये मेरा एक सेक्शन है, अगर मैं इसको अचीव करूंगा आज, तभी जाके मैं मंथली बेसिस पे या जो मेरा 1 साल का टारगेट है उसको मैं अचीव कर पाऊंगा। क्लियर? तो बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर कोई एस्पिरेंट जो है वो 7 to 8 आवर्स लगा रहा है और वो इफेक्टिव लगा रहा है, पूरे थॉटफुलनेस है ना, प्रॉपर फोकस के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ जो है वो अपना समय व्यतीत कर रहा है, क्लियर, तो उसको जो वो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, वो ज्यादा बेटर रिटेन करता है, बेटर आगे जाके जो है वो एग्जाम में परफॉर्म कर पाता है। क्लियर? तो पहली बात ये है कि जैसे ये मैं उन लोगों के लिए भी एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हों, बहुत सारे लोग ऐसे हों जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हों। क्लियर? उनके पास ऑब्वियस बात है 15-16 घंटे निकालना तो पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे भी आप लोगों को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आप एक मिनिमम टाइम फ्रेम है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई कॉलेज गोइंग है या कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, तो उसके लिए जो छुट्टी रहेगी, सैटरडे है, संडे है, या बाकी जो भी कोई भी छुट्टी रहेगी, उस दिन को वो मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता है। इसके अलावा वो 3-4-5 घंटे जो है वो अपनी प्रिपरेशन के ऊपर लगा सकता है, उससे भी वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर? तो दूसरी बात, ये सोचना कि 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ये भी कोई जो है वो रिक्वायर्ड एस्पेक्ट नहीं है। तीसरा पॉइंट है फिनिशिंग बुक्स मींस आई एम प्रिपेयर्ड। बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है जी अच्छा ठीक है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं, 12 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है जी, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है हर एक सब्जेक्ट की, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न की स्पेक्ट्रम है। क्लियर? हर एक एक बुक जो है वो आप लोग, या हर एक की जो बुक्स है सजेस्टेड रिकमेंडेड बुक्स हैं, आप उनको पढ़ लीजिए। अगर आपने किताबें पढ़ ली तो उसका मतलब आपकी प्रिपरेशन होगी, मतलब कंप्लीशन ऑफ सिलेबस जो है दैट इज इक्वल टू फिनिशिंग द प्रिपरेशन, जो बात बिल्कुल सही नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब हम लोग इस तरह के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हमारा जो सबसे पहला टास्क रहता है वो रहता है नो डाउट कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। ठीक है? सबसे पहला जो पार्ट हमारा रहता है दैट इज कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारी फर्स्ट स्टेज है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, दिस इज नॉट द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट। क्लियर? बहुत सारे लोग सिलेबस खत्म करके रिकमेंडेड बुक्स को पढ़ के रिलैक्स हो जाते हैं, ये प्रिपरेशन वैसी नहीं है। सिलेबस कंप्लीशन के बाद आप लोगों का जो सबसे बड़ा टाइम रहेगा वो रहेगा असेसमेंट के ऊपर। असेसमेंट का मतलब कि जिस तरह से एग्जाम आपको देखने को मिलता है, जिस तरह से प्रीलिम्स क्वेश्चंस बनते हैं, जिस तरह से मेंस के क्वेश्चंस हैं, जिस तरह से मेंस की इवैल्यूएशन रहती है, आप लोगों को पहले ही अपने आप को उसको असेस करना पड़ेगा। क्लियर? जैसे उदाहरण के तौर पे हिस्ट्री अलग अलग तरह के एग्जाम्स में पूछी जाती है, लेकिन जब हम लोग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो वहां पे जो हिस्ट्री का नेचर है, हिस्ट्री से जो एक्सपेक्टेशंस है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। क्लियर? तो असेसमेंट जो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी असेसमेंट के बेसिस के ऊपर जो हमने सिलेबस कंप्लीट किया है उसको हम लोग एनरिच करते हैं, एग्जिस्टिंग कंटेंट को और ज्यादा बेटर करते हैं, उसको और ज्यादा इंप्रूव करते हैं। क्लियर? तो सिर्फ ये मत सोचिए कि किताबें पढ़ ली तो प्रिपरेशन होगी, उसके बाद जो है वो रियल जर्नी की आप लोगों की शुरुआत होगी। तो ये था तीसरा मिथ। चौथे मिथ की अगर हम लोग बात करेंगे वो है करंट अफेयर्स कैन अलोन कैन क्लियर जेकेएस। क्लियर? तो इसका मतलब है कि करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, है ना, बड़ी बार कहते हैं जी अखबार पढ़ लो उससे ये चीज हो जाएगी या सिविल सर्विसेज क्लियर हो जाएगा। ये चीज कुछ हद तक सही है, लेकिन ब्रॉडली अगर मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूं, एक एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो ये चीज जो है वो सही नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स को समझने के लिए हम लोगों के जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए। करंट अफेयर्स जो हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में हम लोगों को काफी ज्यादा समय लगता है। और जब हम लोग स्टेट्स जैसे यूपीएससी की बात करें तो वहां पे करंट की रेलेवेंस बहुत ज्यादा डिफरेंट रहती है, लेकिन जब हम लोग स्टेट स्पेसिफिक एग्जामिनेशंस की बात करते हैं, उदाहरण के तौर के ऊपर जेकेएस की बात करते हैं, तो वहां पे करंट अफेयर जो वो एक एस्पेक्ट है, इट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। क्लियर? ये सिर्फ ये ओनली एस्पेक्ट नहीं है। क्लियर?
तो यहाँ पे एक चीज आप समझ लीजिए कि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोगों ने देखा प्रीलिम्स में वेटेज जो है वो थोड़ी सी बीच में, नो डाउट बीच में नंबर ऑफ क्वेश्चन जरूर ज्यादा हुए थे, लेकिन इन जनरल जो है वो वेटेज थोड़ी कम है। मेंस के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो भी थोड़े उनकी भी हम लोगों को स्टैटिक ओरिएंटेशन जो है वो देखने को मिलती है। तो मतलब करंट तो हमने करना है, लेकिन सिर्फ करंट जो है वो हमारे लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ अखबार पढ़ के ही हम लोग इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। हम लोगों को जो बेसिक सिलेबस है, बेसिक बुक्स हैं, उनको रीड करना पड़ेगा। करंट अफेयर जो है वो नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों को करंट अफेयर से मिलते हैं, रीसेंट डेवलपमेंट्स हम लोग करंट अफेयर से ऑब्जर्व करते हैं, हमारा ओपिनियन जो हमारे आसपास की घटनाएं घटित हो रही है उनके ऊपर आधारित होता है। तो करंट अफेयर को बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर सकते। करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है, क्या सोर्सेज हैं, किस तरह से अप्रोच करना है, उसके बारे में भी हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है बट ओनली सोर्स नहीं है। नेक्स्ट इज वॉचिंग यूट्यूब इक्वल्स टू स्टडी, कि यूट्यूब के ऊपर फ्री लेक्चर्स बहुत पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों को उसकी मदद भी होती है, क्लियर। लेकिन आप एक ध्यान रखना, जो यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स हैं, ये लेक्चर जो है वो आपको किसी चीज को समझने में मदद कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन जब तक आप अपना एक फुल फ्लेज्ड स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे, जब तक आप फुल फ्लेज टारगेट सेट नहीं करोगे, जब तक आप सिंगल सोर्स के ऊपर या डबल सोर्सेज के ऊपर जो रिलाई नहीं करोगे, मैं इसलिए कह रहा हूं, उदाहरण के तौर के ऊपर मान लीजिए आप इंडियन पॉलिटी है, क्लियर, उसका कोई टॉपिक है, उसके ऊपर सर्च करना शुरू कर देते हो, फंडामेंटल राइट्स के लिए, तो आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे। अब आप क्या करोगे कि जी मेरे को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन चाहिए, अब सारे के सारे वीडियोस देखना शुरू कर देंगे। उसमें क्या होगा, एक टॉपिक जो शायद आप एक दिन में खत्म कर सकते थे, 2 दिन में खत्म कर सकते थे, उस पर आपने हफ्ता लगा दिया, क्लियर। तो यूट्यूब चैनल जो है वो इंपॉर्टेंट है, फ्री एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे टीचर्स ने जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स को यूट्यूब के ऊपर पढ़ाया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को कुछ सोर्सेज को सेट करना पड़ेगा कि अगर मैं किसी को यूट्यूब देख रहा हूं तो मैंने यही देखना है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, यूट्यूब के ऊपर पूरा सिलेबस कंप्लीट होना, या ऐसा भी हो सकता है यूट्यूब के ऊपर जो लेक्चर्स हैं वो 5 साल पुराने हो, 6 साल पुराने हो, 10 साल पुराने हो, तो आज के समय में वो कितने रेलेवेंट हैं, इसके ऊपर भी हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो यूट्यूब नो डाउट एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, लेकिन मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप जो रिकमेंडेड सोर्सेज हैं उनके साथ यूट्यूब की मदद लीजिए, यूट्यूब की हेल्प लीजिए, क्लियर। नेक्स्ट है मोर बुक्स मींस बेटर प्रिपरेशन। अगेन वही हम लोगों की एक बेसिक आदत होती है, हम लोग मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, हम लोग को लगता है कि कुछ छूट ना जाए, क्लियर। अच्छा जी ठीक है, किसी ने पॉलिटी के लिए रिकमेंड कर दिया लक्ष्मीकांत या डीडी बसु या सुभाष कश्यप, तो हम लोगों को लगेगा सारी किताबें पढ़ लेते हैं, क्लियर। या हिस्ट्री के लिए जो है वो बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम, क्लियर, एनसीईआरटी या तमिलनाडु बोर्ड किसी ने रिकमेंड कर दिया, हमें लगता है सारी पढ़ लेते हैं, क्लियर। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि बहुत मुश्किल है एक सब्जेक्ट के 4-5 सोर्सेज से उसको कंप्लीट करना, स्पेसिफिकली जब आप शुरुआती दौर में पढ़ रहे हो, और वैसे भी बाद में भी आप लोगों को इतनी ज्यादा एनर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोगों को सिंगल सोर्स, सिंगल किताब अगर आप उसको मल्टीपल टाइम रीड करोगे, वो हमेशा आप लोगों के लिए यूजफुल होगी, हमेशा आप लोगों के लिए इंपैक्टफुल होगी, रेदर देन आप एक सब्जेक्ट की 10 किताबें पढ़ रहे हो, फिर वो आप एक ही सब्जेक्ट में रहोगे, वो भी आप रिकॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस तरह की इंफॉर्मेशन हम लोगों को इस एग्जाम के लिए रखनी पड़ती है उसमें हमें मल्टीपल टाइम रिवीजन देना पड़ता है, क्लियर होगी बात यहां पे। तो मल्टीपल टाइम रिवीजन ज्यादा रेलेवेंट है रेदर देन मल्टीपल बुक्स। तो किताबों के बारे में जितनी कम किताबें आप रखोगे एक सब्जेक्ट की, एक कंटेंट की, या जो हमारा एक कंपोनेंट है उसका, अगर एक सोर्स रखोगे, वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेटर चीज रहेगी रेदर देन आप लोग मल्टीपल किताबें उसके लिए पढ़ो ना। नेक्स्ट है ऑप्शन सब्जेक्ट डज नॉट मैटर मच। हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, जनरल स्टडीज अपने आप में इतना ज्यादा बड़ा होता है कि हम लोग पूरी की पूरी एनर्जी जो है जनरल स्टडीज के ऊपर लगा देते हैं, ऑप्शनल के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और बाद में उसका खामियाजा हम लोगों को मेंस एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है, क्लियर। तो आप समझिए कि मेंस एग्जामिनेशन जो मैक्सिमम कंपोजिशन होल्ड करता है फाइनल सिलेक्शन में, अगर हम लोग उसमें ऑप्शनल में गड़बड़ करेंगे तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट जो हम लोगों के ऊपर पड़ेगा, चाहे वो अच्छी सर्विस ना मिलना या फिर एग्जाम का क्लियर ना होना। तो ऑप्शनल जो है उनको भी आपने उतनी ही तवज्जो देनी है। हाँ ये जरूर है कि पहले जो हम लोग अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं फर्स्ट 5 to 6 मंथ्स ऑफ योर प्रिपरेशन, तो वहां पे हम लोग थोड़ा जीएस के ऊपर जो है वो ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि जीएस की अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को ऑप्शनल को समझने में काफी ज्यादा मदद करती है, अनटिल और अनलेस आप लोगों ने एक ऐसा ऑप्शनल पिक ना किया हो जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा। अगर आप मान लीजिए आप ग्रेजुएशन वाला ऑप्शनल पिक करो तो फिर आप लोगों को किसी भी तरह का कंफर्ट होने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप उसको डे 1 से भी उठा सकते हो, क्लियर। लेकिन इन जनरल जब हम लोग ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स पिक करते हैं तो जो जीएस एंड करंट अफेयर्स हैं, इनकी नॉलेज, इनकी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को काफी ज्यादा मदद करती है, क्लियर। 8वां है आई विल स्टार्ट आंसर राइटिंग लेटर। देखिए ये रियलिटी भी है, मिथ भी है, मतलब आपको लेट लिखना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, बट आपको शुरुआती दौर में भी लिखना शुरू कर देना चाहिए, ये भी सही है। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, देखिए
मान लीजिए मैंने अभी पढ़ना शुरू किया, तो जब हम लोग जनरल स्टडीज के आंसर लिखते हैं तो बहुत सारी इंटरलिंकेजेस होती है, बहुत सारे सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो शुरुआती दौर में मैं शायद वो आंसर ना लिख पाऊं, जो आंसर जो है वो शायद मेरे से रिक्वायर्ड। तो वो अच्छा आंसर लिखने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आप पूरा सिलेबस खत्म करोगे, करंट अफेयर्स के साथ इंटीग्रेशन करोगे, क्रॉस लिंकेजेस करोगे, तब जाके आपका एक अच्छा आंसर बनेगा। मतलब आप ऐसा मानिए 8-9 महीने के बाद जो है वो आप अच्छा आंसर लिख पाओगे। लेकिन बहुत बार एस्पिरेंट जो वो एक परेशानी का सामना करते हैं, वो ये है कि उनको लिखना नहीं आता है। मतलब अगर आप उनसे ऐसे डिस्कशन करोगे अच्छा ये क्या है, तो वो सब कुछ बताएंगे, लेकिन वो लिखना नहीं आता है। कभी उनकी भाषा जो है वो अच्छी नहीं है ना, लैंग्वेज के ऊपर बहुत अच्छी कमांड नहीं है, जो आता है उसको सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते हैं, सीक्वेंस जो है वो सेट नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली जो शुरुआती दौर में, यानी कि उदाहरण के तौर पे आपने एक सब्जेक्ट खत्म किया, तो उस सब्जेक्ट के जो पीवाईक्यूज है और ज्यादा कुछ नहीं, जो पीवाईक्यूज उनको साथ साथ करना शुरू कर दीजिए। उससे क्या होगा, उससे आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा, पहला कि किस तरह से पेपर आता है। दूसरा, अगर मान लीजिए कुछ स्ट्रक्चर बनाने में, लिखने में स्पेसिफिकली कुछ परेशानी है, कोई भाषा की परेशानी है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का कोई इशू है, उसके ऊपर आप पहले दिन से काम कर सको। नहीं तो 8-9 महीने के बाद अगर मैं रियलाइज करूंगा कि मेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो फिर मेरे को और ज्यादा टाइम जो है वो इंतजार करना पड़ेगा उसको इंप्रूव करने के लिए। क्लियर? तो ध्यान रखना, जो आंसर्स आप स्टार्टिंग में लिखते हो, बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, जैसे मान लो हमने कहा जी टेस्ट ले लिया क्लास में कि आप लिखिए, उन्होंने लिखा उसको, क्लियर, उन्होंने उसको लिखा और उसको अपनी कॉपी में डाल दिया कि ठीक है जी मेरा आंसर हो गया। ध्यान रखना है, जो स्टार्टिंग में आपने आंसर्स लिखे होंगे वो बस देखने हैं आपने कि आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, उसके बाद उनको डिस्कार्ड कर देना, वो असली आंसर नहीं माने जाएंगे। अगर आप पीवाईक्यूज लिखना चाहते हो, तो जब आपकी एक बार प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी, आप एक बार पूरा असेसमेंट कर लोगे, टेस्ट सीरीज कर लोगे, उसके बाद आप अपने पीवाईक्यूज को लिखोगे, वहां से आप लोगों को रियलाइज होगा कि आपका जो ये वाला आंसर, यानी डे 1 डे या फर्स्ट मंथ का आंसर, और जो आफ्टर कंप्लीटिंग योर सिलेबस और प्रिपरेशन है उसके बाद का जो आंसर है उसमें काफी ज्यादा अंतर रहेगा। तो यही कारण है कि आप लोग जो उन आंसर्स को रखोगे नहीं, उनको बाद में ना, बाद में जो आंसर्स हैं फिर से सेम क्वेश्चंस के लिख के जाएंगे, उनको जो है वो आप लोग मेंटेन करोगे। क्लियर? नेक्स्ट आ जाएगा फेलियर्स मीन आई एम नॉट मेंट फॉर जीकेएस। बहुत बार होता है कि हम लोग पहली बार अटेम्प्ट देंगे, हम लोगों को लगेगा कि हमसे नहीं होगा, मैक्सिमम लोग वहीं क्विट कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो ये इस तरह के एग्जाम्स होते हैं इनमें आपको सक्सेस एक बार मिलती है, फेलियर आप लोग जो है वो बहुत बार देखते हो। तो ये थोड़ा सा टेम्परामेंट और कमिटमेंट जो है वो आप लोगों को होना आवश्यक है। नेक्स्ट है मोटिवेशन इज इनफ। क्लियर? तो ध्यान रखना, मोटिवेशन लगता है कि जी आज मैंने ना किसी का वीडियो देख लिया, कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ लिया, उससे मेरे को लगा कि अब मेरे को ये सर्विसेज ज्वाइन करनी चाहिए, तो सिर्फ मैं उसी मोटिवेशन से इस जर्नी को कंटिन्यू रहकर नहीं, आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको प्लानिंग, आपको स्ट्रैटेजी, हर चीज़ जो है वो पहले सेट करनी पड़ेगी। नहीं तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि हो क्या रहा है, कभी सालों खत्म हो जाते हैं। और इस प्रिपरेशन के बारे में अगर मैंने पूरा प्लान नहीं बनाया है, अगर मेरे पास पूरा जो वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव नहीं है कि किस तरह से मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो फिर मैं कहीं ना कहीं जो वो कुछ समय के बाद डिमोटिवेट होना शुरू हो जाएगा, मेरे को पॉसिबल बेटर आउटकम नहीं मिलेगी। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है मैं मेरा है ना, मान लीजिए मेरा प्री नहीं क्लियर हुआ, मेंस नहीं क्लियर हुआ, लेकिन बड़ी सबसे ज्यादा परेशानी होती है कि उसके पीछे का आंसर नहीं मिल पाता है। तो वो इसलिए नहीं मिल पाता, विदाउट प्लानिंग, विदाउट स्ट्रैटेजाइजिंग, जब हम लोग चीजों को एग्जीक्यूट करने का प्रयत्न करते हैं तो हम लोगों को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट है कोचिंग अलोन विल मेक मी क्लियर जेकेएस। बहुत सारे लोगों को लगता है कोचिंग लो, तैयारी कर लो, कोचिंग वाले भी कहते हैं जी आओ और निकलो, ऐसा कुछ नहीं है। कोचिंग, अगेन मैंने वही बताया था ना, आपको एक फर्स्ट स्टेप है कि कोचिंग आपको प्रोवाइडर है, दे दिया, क्लियर, उसके बाद आपने असेसमेंट करनी है, आपने उसको एनरिच करना है, आपने उसको कंप्लीट करना है, आपने उसकी रिलेवेंस देखनी है। क्लियर? तो आप सब लोग मानिए कि होता ना कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स, क्या ना कि आपका सक्सेस हो गया तो सब आ जाएंगे जी हमसे ये किया, हमसे वो किया। बट अगेन अल्टीमेटली जो है, अल्टीमेटली जो है वो आपको एफर्ट 101% जो है वो करना पड़ेगा। क्लियर? अपनी तरफ से। अब हर, क्योंकि हर एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। क्लियर? मैं जो मर्जी बोल लूँ, हर एक बच्चा जो है वो अलग होता है, हर एक की अपनी शॉर्ट कमिंग्स है, हर एक की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। तो वहां वो जो आइडेंटिफिकेशन है वो हम लोग भी करते हैं, लेकिन मेन आप लोग, क्योंकि जिस एज में आके आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन की शुरुआत करते हो, तो वहां पे आप लोगों को इस तरह का बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने बारे में डेवलप हो गया होता है। क्लियर? तो ध्यान रखना, कोचिंग कुछ नहीं होता है, मतलब कोचिंग हेल्प करती है थोड़ी सी, लेकिन कोचिंग इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। सेल्फ स्टडी से बहुत सारे लोग जो है इस एग्जाम को क्लियर करते हैं। डन? नेक्स्ट आ जाएगा, एक है कि जी कल से शुरू कर देते हैं। ध्यान रखना, कल कुछ नहीं है, जो भी करना है वो आप लोगों ने आज से ही प्रिपरेशन की शुरुआत करनी है। तो ये 12 अलग अलग तरह के मिथ्स हैं, भ्रांतियां हैं जो हम सब लोगों के जहन में रहती है जब हम लोग इस प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं या हम लोग इस प्रिपरेशन के शुरुआती दौर में रहते हैं।
तो होपफुली ये छोटा सा वीडियो जो है वो आप लोगों की प्रिपरेशन में थोड़ा सा मदद करेगा, और इस चैनल को शुरू करने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है ताकि हम लोग इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनको जितना हो सकता है हमारी तरफ से हम लोग जो है, जो हमारे एक्सपीरियंस है उसके बेसिस के ऊपर थोड़ा बहुत हम लोग मदद कर सके। तो इसी के साथ इस छोटे से वीडियो को मैं क्लोज करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।